गांधी जी से मुलाकात। मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास परीक्षा देने के तुरंत बाद जून 1921 में सुभाष भारत लौट आए और राष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े, जो उन दिनों पूरे जोर पर था। 16 जुलाई को वे बंबई पहुंचे और उसी दिन तीसरे पहर महात्मा गांधी से मिलने चले गए। आंदोलन के सर्वोच्च नेता से वे उनके सक्रिय कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी चाहते थे। इधर कुछ वर्षों में सुभाष ने विश्व के अन्य भागों में चले राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का गंभीर अध्ययन किया था और वे अपने निष्कर्षों और विचारों की रोशनी में गांधी जी के इरादे और उद्देश्य को समझना चाहते थे। गांधी जी से मिलते ही सबसे पहले उन्होंने अपने विदेशी परिधान के प्रति क्षमा मांगी। गांधी जी ने सस्नेह दुलारा और दोनों में दिलचस्प बातचीत चल निकली। सुभाष की रुचि उनसे यह समझने में थी कि उन्होंने संघर्ष के क्या क्या क्रमिक चरण निर्धारित किए हैं, जिनसे देश सीढ़ी दर सीढ़ी अनिच्छुक अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करके मंजिल तक पहुंच सकेगा। उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी, जिनका जवाब गांधी जी अपने स्वभावगत धैर्य में देते रहे। सवाल प्रत्येक विषय से जुड़े थे। कर न देने की मुहिम, सविनय अवज्ञा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी का प्रचार, साल भर में स्वराज दिलाने का उनका वादा, सरकारी फरमानों का अवहेलना द्वारा जनसाधारण का जेल भरो कार्यक्रम आदि आदि। गांधी जी के कुछ जवाब तो उन्हें संतुष्ट कर सके, खासकर कर न देने से जुड़ी बातों के जवाब, लेकिन बाकी नहीं। सुभाष को लगा या तो गांधी जी वक्त से पहले अपनी तुरुप का आभास नहीं देना चाहते हैं, राजशक्ति अधिगृहित की जा सकती है। गांधी जी से हुई पहली भेंट से निराश होकर वे देशबंधु चितरंजन दास से शीघ्र अतिशीघ्र मिलने कलकत्ता चल दिए। स्वयं गांधी जी ने भी उन्हें यही राय दी थी। कलकत्ता पहुंचे तो देशबंधु दौरे पर गए हुए थे, फलस्वरूप उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। पर दोनों की पहली मुलाकात निर्णायक रही। सुभाष को तुरंत यह महसूस हुआ कि वह शख्स जानता है कि वह क्या करने जा रहा है। उस लक्ष्य सिद्धि के लिए वह अपना सर्वस्व होम कर देने को तत्पर है और इसी कारण दूसरों से भी अपना सभी कुछ झोंक देने की मांग कर सकता है। सुभाष को विश्वास हो गया कि उन्होंने गुरु प्राप्त कर लिया है, जिसका अनुसरण वे कर सकेंगे। देशबंधु ने अपने इस युवा सहायक को खुली बाहों से अपनाया और अनेक जिम्मेदारियां सौंप दी। देश उन दिनों राष्ट्र प्रेम के ज्वार से उमड़ रहा था और लोगों में अभूतपूर्व उत्साह था। सर्वत्र तिहरा बहिष्कार था। कांग्रेसियों ने विधानमंडलों में जाना छोड़ दिया था। वकील अदालतों से निकल आए थे और विद्यार्थी शिक्षा संस्थान छोड़कर राष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े थे। देशबंधु ने सुभाष को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा राष्ट्र सेवा दल का प्रचार प्रधान बना दिया। साथ ही उन्हें नए खुले नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल भी नियुक्त किया गया। जिस योग्यता और लगन से सुभाष ने अपने सारे दायित्व निभाए, उससे उन्हें सभी की प्रशंसा मिली। जन आंदोलन के इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार ने 1919 में सुझाए और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मोंटेग्यू तथा वायसरॉय चेम्सफोर्ड द्वारा एक अधिनियम में पिरो दिए गए संवैधानिक संशोधन लागू करने की बुनियाद रखने का प्रयास शुरू कर दिया। ब्रिटिश राज सिंहासन के वारिस प्रिंस ऑफ वेल्स के नवंबर 1921 में भारत दौरे का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने युवराज के बंबई उतरने के दिन संपूर्ण हड़ताल का आह्वान कर डाला। कलकत्ता में भी भारत के अन्य नगरों के भांति आवाज स्वरूप प्रतिक्रिया हुई और लगा कि सुभाष चंद्र बोस के तत्वाधान में कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने ही शहर को संभाल लिया है। सरकार ने कांग्रेस पार्टी को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसने आग में घी का काम किया। प्रदेश कांग्रेस समिति ने सारे अधिकार अपने अध्यक्ष चितरंजन दास को सौंप दिए और अध्यक्ष ने आंदोलन का मुखिया सुभाष चंद्र को बना दिया। आंदोलन में उस समय बेहद तेजी आ गई जब सरकारी घोषणा को राहों में चुनौती देने वाली कुछ स्वयंसेविकाओं के जत्थे के साथ देशबंधु की अर्धांगिनी वसंती देवी गिरफ्तार कर ली गई।
इसी गिरफ्तारी देने वाले युवक युवतियों का ज्वार उमड़ा और जेलों में बाढ़ आ गई। दिसंबर 1921 के दूसरे हफ्ते में देशबंधु तथा अन्य नेताओं के साथ साथ सुभाष चंद्र भी कैद कर लिए गए। बाद में उन्हें 6 महीने की सजा हुई। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कारावास में कटे 8 महीने उनके जीवन का सर्वाधिक भाव प्रेरक और शिक्षाप्रद अनुभव बन गया। कलकत्ता के अलीपुर सेंट्रल जेल में देशबंधु के निकट रहकर साथी बंदी सुभाष ने अपने गुरु के नेतृत्वकारी गुणों का गहन विश्लेषण किया और यह जानने की कोशिश की कि लोगों पर आम तथा अनुगामियों पर खास तौर पर छाए उनके आकर्षण का रहस्य क्या है। वक्त आने पर सुभाष के लिए यह अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम तब जब बंगाल के नेतृत्व का दायित्व उनके कंधे पर आया और दूसरे तब जब अखिल भारतीय राजनीति में उन्हें नेतृत्व का विकल्प जुटाने को कहा गया और अंत में उस समय जबकि उन्होंने यूरोप तथा पूर्वी एशिया में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर संभाली। सुभाष के अनुसार लोक नेता के रूप में देशबंधु की सफलता का रहस्य मोटे तौर पर इन बातों पर निर्भर था। सर्वप्रथम देशबंधु अपने अनुगामियों को उनके रुतबे, गुणों या अवगुणों का ख्याल किए बिना अपने समूचे हृदय से स्नेह करते थे। सबसे पहले वे उनके हृदय से आग्रह करते थे जिससे हर वर्ग के लोग उनके प्रति अदम्य आकर्षण महसूस करते थे। देशबंधु के अनुसार अन्य हर चीज के मुकाबले दिल की बात ज्यादा कारगर होती है। दूसरे देशबंधु जरूरतमंद या परेशान साथियों को मदद करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। किसी के काम आते वक्त वे उनकी पार्टी या पिछली बातें भूल जाते थे। बदले में उनके अनुयायी तथा देशवासी उनकी इच्छा या आदेश पूरा करने के लिए हर संभव काम करने, कष्ट झेलने या त्याग करते को तत्पर रहते थे। उनके समर्थकों की एमी चरम निष्ठा देखकर उनकी राजनीतिक विरोधियों को दर्द और जलन होती थी। तीसरे, उनमें उत्कृष्ट संगठन क्षमता थी जिससे सुभाष अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने मानवीय क्षमताओं से भरपूर एक ऐसा संगठन स्थापित किया था जो तमाम विपक्षी शक्तियों को झेल सके, चाहे वे अपने देश के लोग हों या फिर ब्रिटिश सरकार हो। लेकिन पार्टी संगठन में अभिव्यक्ति और वाद विवाद की पूरी छूट थी, जो कि सराहनीय संयम, अनुशासन और कार्यक्रमिक एकता से स्वतः नियंत्रित थी। चौथे, देशबंधु युवाओं के अन्य अनुरागी थे और उनके कष्टों, आशाओं और आकांक्षाओं से उनका पूरा तदामत्य था। 8 महीने की बंदी काल में सुभाष के सामर्थ्यों पर भर स्नेह और श्रद्धा से देशबंधु की देखभाल और सेवा टहल की। वे न सिर्फ उनके छोटे से छोटे भौतिक सुख का ध्यान रखते बल्कि उनका भोजन भी बनाते। ठिठोली की जाती, देशबंधु कितने भाग्यशाली हैं कि आईसीएस बावर्ची उनके ताबेदारी में है। इस निकटता ने सुभाष को देशबंधु के व्यक्ति पक्ष को समझने का अनुपम अवसर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो आकंठ राजनीति में डूबा हुआ है, लेकिन ओछापन जिसमें नाम मात्र को भी नहीं था। गुरु से सीखी सुनी एक उक्ति में उनका हमेशा विश्वास बना रहा और जीवन के हर उतार चढ़ाव में वे इस पर अमल करते रहे कि जिंदगी राजनीति से बड़ी है। देशबंधु के साहचर्य की बदौलत भारत लौटने के बाद सुभाष जल्दी ही भारत के कुछ विशिष्ट नेताओं के संपर्क में आए। सितंबर 1921 में कलकत्ता में देशबंधु के निवास स्थान पर कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। तभी सुभाष को उन 3 बौद्धिक महारथियों से परिचित होने का सुयोग मिला, जो देशबंधु के साथ साथ महात्मा गांधी के राष्ट्रीय अभियान के परम समर्थक थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और मौलाना मोहम्मद अली। भारत बनाम असहयोग आंदोलन की विचारधारा की बाबत एक रोचक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुभव, जिसका जिक्र यहाँ ठीक ही होगा, सुभाष को भारत पहुंचने से पहले ही हो चुका था।
भारत के राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भी उसी जलपोत में सवार थे। उनसे बातचीत के बाद सुभाष ने महसूस किया कि आम धारणा के विपरीत कविंद्र मूलतया असहयोग के विरोधी नहीं है, पर उनकी एक महत्वपूर्ण सलाह थी। वे चाहते यह थे कि कांग्रेस और ज्यादा निर्माणशाली गतिविधियों अपनाए, ताकि धीरे धीरे जन साधारण के सरकार से सरकारी व्यवस्था के बीच एक और राज्य व्यवस्था पनप सके। रवि बाबू का सुझाव आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन के रचनात्मक पक्ष से एकदम मिलता जुलता था, जिसके बारे में सुभाष ने पढ़ा था और जिससे वे पूरी तरह सहमत थे। सुभाष को उनका एकता दर्शन तथा विश्व संस्कृति का संश्लेषात्मक दृष्टिकोण भी स्वीकार्य था, और वे उनकी यह बात भी मानते थे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम को पश्चिमी विज्ञान, सांस्कृतिक और सभ्यता आदि से बिदकना नहीं चाहिए, जैसा कि कुछ असहयोगव्रती आवाज उठाते रहते हैं। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सुभाष और देशबंधु के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।